नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म में। जैसा कि हमारी संस्था द्वारा एडीओ के लिए भी कोर्स लॉन्च किया गया है और लगातार उस पर काम हो रहा है, उसके संबंध में क्लास चलाई जा रही है। तो एडीओ का जो वैकेंसी है वो आएगा, ये तो है कि एडीओ की वैकेंसी आएगी, है ना, और बहुत जल्द ही आएगी। तो आप किसी भी तरह के अफवाहों से बचें और अपनी तैयारी जारी रखें। और अभी के सिनेरियो को देखते हुए हमने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाना चालू किया है। चूंकि पंचायती राज व्यवस्था एडीओ के लिए एक कोर सब्जेक्ट है, एक बेस सब्जेक्ट है, और ये और भी एग्जामों में पूछता है, जैसे सीजीपीएससी हो गया, सीजी व्यापम हो गया। इसमें भी पंचायती राज व्यवस्था से संविधान के तहत एक दो क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। सीजीपीएससी में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के 3-4 क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये आपके काम नहीं आएगा, ये आपके बहुत से एग्जामों में काम आएगा। इसीलिए हमने सबसे पहले आपके पंचायती राज व्यवस्था को ही चुना है पढ़ाने के लिए। और ये एडीओ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडीओ का ये कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें हमको पंचायती राज व्यवस्था डीप से पढ़नी है। तो हमने अभी पहला वीडियो डाला था, है ना, ओरिएंटेशन वीडियो था कि कैसे पंचायती राज व्यवस्था आ रही है, कैसे पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक रूप धारण करेगी, और पहले जब संविधान नहीं था या पुराने समय में किस टाइप से और भी संस्थाएं जो काम करती थी वो पंचायती राज व्यवस्था के तरह ही काम करती थी, कि कैसे गांधी जी के जो सपने हैं वो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। तो इन सभी बातों पर हमने पहले वीडियो पे चर्चा की है, आप उसको देख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि कैसे पंचायती राज व्यवस्था इंट्रोड्यूस होगी हमारे भारत में, हमारे संविधान में। ठीक है दोस्तों, तो ये सब तो हम देख चुके थे कि सभा समिति संस्था होती थी, है ना, उसके बाद उन्होंने कैसे काम किया। उसके बाद ये हायरार्की देख सकते हो, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के नीचे राज्य सरकार, राज्य सरकार के नीचे स्थानीय स्वशासन आता है। स्थानीय स्वशासन 2 भागों में बटा है, जहां शहर है वहां नगरीय निकाय, नगर पंचायत, है ना, नगर पालिका परिषद और नगर पालिका निगम होते हैं। और जहां गांव इलाका है वहां पंचायती राज व्यवस्था है ना। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि एडीओ क्या है, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, जो गांव में काम करता है, स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर रोजगार उत्पन्न करता है, विकास करता है, ये एडीओ का काम है। तो हमको ग्रामीण व्यवस्था ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हमारा काम कहाँ रहेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रहेगी। ठीक है, तो पंचायती राज में, ग्रामीण स्वशासन में पंचायती राज के अंतर्गत क्या आता है अभी वर्तमान में, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, और इन्हीं के संबंध में पढ़ना है। अब ये देख लेते हैं कि जब आपका 73वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, है ना, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ है, ये 92-93 में हुआ है। ठीक है, इससे पहले ये जब आया 73वां संविधान संशोधन, तब तो पंचायती राज कंपलसरी हो गया कि हर गांव में अपने को पंचायती राज व्यवस्था बनाना है। जब 73वां संविधान संशोधन 1992-93 नहीं हुआ था, तो पंचायती राज व्यवस्था कैसी थी? उस समय पंचायतों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में किया गया था। 73वें संविधान संशोधन से पहले पंचायतों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में किया गया था। ठीक है, जो किसमें है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। किसमें है, नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में है। आपको यह पता है कि अनुच्छेद 37 के द्वारा, है ना, यह कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अभी 73वें संविधान संशोधन के पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां है, अनुच्छेद 40 में है। और अनुच्छेद 40 कहता है, अनुच्छेद 40 जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, नीति निर्देशक तत्व कहता है कि नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता,
नीति निर्देशक तत्व को लागू करना है या नहीं करना है, यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व को लागू करना है या नहीं करना है, यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, तो जब यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है, इसीलिए पूरे भारत में सभी सरकारों ने पंचायती राज व्यवस्था नहीं बनाया, कुछ कुछ सरकारों ने बनाया, है ना। जैसे सबसे पहले किसने बनाया है, राजस्थान ने नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायत बना। तो नीति निर्देशक तत्व में पंचायती राज व्यवस्था था, तो जो राज्य सोचे कि हमको पंचायती राज व्यवस्था बनानी है वो बनाए, और जो राज्य ने नहीं सोचा उन्होंने नहीं बनाया। ये कंपलसरी कब हुआ दोस्तों, ये कंपलसरी हुआ 73वां संविधान संशोधन 1993 से। उससे पहले ये ऐच्छिक था, उससे पहले ये ऑप्शनल था। जो राज्य सरकारें बनाना चाह रही थी बना रही थी, जो राज्य सरकारें नहीं बनाना चाह रही थी वो नहीं बना रही थी। सभी राज्य सरकारों ने इसको कब अपनाया है, जब हमने 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। यही क्वेश्चन पूछता है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला, संवैधानिक दर्जा मिला 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब पंचायती राज व्यवस्था कंपलसरी है, सभी राज्य सरकारों को पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण करना है। अब संविधान में हम पंचायती राज व्यवस्था के लिए अलग से एक अध्याय, एक चैप्टर बना लिए, तो उसको मिल गया है संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ग्राम पंचायतों का गठन नीति निर्देशक तत्व में था, है ना। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। ऐसा कहा गया था नीति निर्देशक तत्व में कि राज्यों को क्या करना चाहिए, ग्राम पंचायत का गठन करना चाहिए। यह उनकी इच्छा पर निर्भर है, पर कहा गया था राज्यों को ग्राम पंचायत का गठन करना चाहिए, उनको अधिकार देना चाहिए, है ना, उनको अधिकार देना चाहिए, उनको शक्तियां देना चाहिए जिससे वो काम कर सके। और ये कंपलसरी कब हुआ, 73वें संविधान संशोधन में। चलिए आगे देखते हैं, है ना। विकास संबंधी कार्यक्रम, स्वतंत्रता के बाद आपको पता है कि हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना चालू हुई, उन्होंने बहुत हद तक विकास किया। और स्वतंत्रता के बाद हमारी स्थिति काफी दयनीय भी थी, हम उद्योग धंधों में पीछे थे, हम कृषि में पीछे थे। फिर पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा कुछ कुछ विकास हुआ, हमारी स्थिति सुदृढ़ हुई। तो ग्रामीण विकास के लिए भी आजादी के बाद कार्यक्रम लाया गया। उस समय पंचायती राज व्यवस्था नहीं था, ग्रामीण विकास के लिए भी आजादी के बाद कार्यक्रम लाया गया कि भैया गांव का विकास करने के लिए क्या किया जाए, गांव का विकास करने के लिए कार्यक्रम चलाया जाए। क्या कार्यक्रम चलाया है देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के साधन के रूप में पंचायतों के बजाय सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा आरंभ की गई, जिसका उद्देश्य देश का चहुमुखी विकास करना था। बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है, अगर ये उसी समय सफल हो जाती तो बात कुछ और होती। स्वतंत्रता के बाद ये लिखा हुआ है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, सबको बराबर का स्थान देने के लिए पंचायतों के बजाय, ये देखो वहां पर पंचायत काम नहीं कर रही है, पंचायतों के बजाय क्या किया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम आरंभ की गई। ठीक है, एक योजना लाई गई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, समुदाय मतलब लोगों का समूह, उन लोग अपने द्वारा ही अपने का क्या करेंगे, विकास करेंगे। और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया जी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस लिए लाया गया था, गांव के विकासों के लिए, है ना। प्रारंभ कब हुआ, 2 अक्टूबर 1952 को, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कार्यक्रम क्या रहा, असफल रहा। ले भाई, गांव के विकास की सोचे, कार्यक्रम लाए, कार्यक्रम ही फ्लॉप हो गया, है ना। जो सोच के, जो लक्ष्य से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लक्ष्य ही फेल हो गया। ठीक है, दूसरा कार्यक्रम लाए, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, प्रारंभ कब, 1953, किसके द्वारा, योजना आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, योजना आयोग के द्वारा। अब योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद को हटा के क्या बना दिया गया है, नीति आयोग बना दिया गया है। योजना आयोग के द्वारा लाया गया था। योजना आयोग क्या करती थी, हमारे देश में पंचवर्षीय योजना बनाती थी। यह कार्यक्रम भी क्या रहा, असफल रहा। अब भैया मैच जीतने के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा बैटिंग करने उतरे, दोनों क्या हो गया, 0 पे आउट हो गया। अब मैच कौन जीताएगा, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। काम हो गया भारी, क्या करें,
दो योजना लाए कि गांव का विकास करेंगे और दोनों ही फेल हो गई, है ना। अब फेल हो गई तो भैया क्यों फेल हुई, फेल हुई तो क्यों फेल हुई, इसका कारण जानते हैं। यह प्रयास असफल रहा क्योंकि इन कार्यक्रमों के संचालन में नौकरशाही का प्रभाव रहा और साथ ही जनता की सहभागिता का भी अभाव रहा। इस तरह पंचायतों को ग्रामीण विकास में भागीदारी का अवसर नहीं दिया गया। अब देखो भाई, दोनों योजना कौन कौन सी योजना जी, ये दोनों योजना कौन कौन सी आपकी, है ना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 वाला, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953 वाला, दोनों फेल। काम क्या था इनका, इनका काम था गांव का विकास करना, और ये क्या हो गई, फेल। फेल क्यों हुई, क्योंकि जनता ने इसमें भाग नहीं लिया और जो इसको लागू करने वाले सरकारी अधिकारी थे वो क्या हो गए, नौकरशाही, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया भाई। नौकरशाही मतलब अपने आप को एकदम अधिकारी समझना, काम नहीं करना, ठीक है, अननेसेसरी नियम कानून बना के, है ना, परेशान करना। लाल फीताशाही मतलब जबरदस्ती नियम कानून बना के परेशान करना। नौकरशाही मतलब कि भैया जिनको आपको क्या करना है, काम करना है, वो काम नहीं कर रहे हैं अच्छे से, सरकारी अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं अच्छे से, मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, उस योजना को लागू करने में क्या अपना सहयोग नहीं दे रहे हैं, बस ऑफिस में बैठ के योजना चला रहे हैं। तो कहां से योजना सफल होगी जी, इसी को बोलते हैं नौकरशाही। आराम से ऑफिस में बैठे हैं, कोई ध्यान नहीं है और काम नहीं हो रहा है। और पहला तो क्या, नौकरशाही, लाल फीताशाही, है ना, और दूसरा क्या, जनता ने भी इसमें भाग नहीं लिया और ये क्या हुआ जी, ये योजना फेल हो गई। अब देखते हैं उपाय। कार्यक्रम की असफलता को जानने एवं उपाय सुझाने के लिए सरकार द्वारा बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसने अपनी रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट ने भारत में पंचायती राज की नींव रखी। बलवंत राय मेहता, है ना, वो पिक्चर देखो ना, दामनी पिक्चर, उसमें रहता है बलवंत राय, उतार के फेंक दो ये वर्दी और पहन लो अपने गले में बलवंत राय का पट्टा। तो बस नाम याद रखिए, बलवंत राय। बलवंत राय जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी जिसको बोलते हैं क्या, मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। और ये समिति किस लिए बनाई गई, ये समिति, ये जो दोनों योजना असफल हुई है ना, कौन सी आपकी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और कौन सा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, ये जो दोनों योजना असफल हुई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना कार्यक्रम, क्यों असफल हुई, इसकी जांच के लिए, इसकी असफलता की कारण जानने के लिए सरकार ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 को प्रस्तुत की। और इसी रिपोर्ट में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया सबसे पहले, ठीक है। 1,00,000% श्योर है ये क्वेश्चन आएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सबसे पहले वकालत किसने की थी, तो भाई सबसे पहले समिति कौन सी बनी, बलवंत राय मेहता समिति, और इन्होंने ही सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की थी। तो आज जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा से ही है, ये मान सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये देखने गई, बलवंत राय मेहता समिति देखने गई भैया सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम क्यों असफल हुआ। ये देखी कि जिनके लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो कार्यक्रम में शामिल ही नहीं हो रहे हैं। दूसरा ये देखी, ये कार्यक्रम को जिन लोगों को अच्छे से लागू कराना था उन लोग अच्छे से काम ही नहीं किए, वो तो घर से निकले ही नहीं, वो तो लाल फीताशाही, नौकर फीताशाही में सब डूब के रह गए। तो भैया कोई अच्छे से अपना काम नहीं किया, इसीलिए ये योजना असफल हो गई, ठीक है। कोई अपना काम ढंग से नहीं किया, कोई उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया, इसीलिए ये योजना असफल हो गई। अब इसको सफल करने के लिए क्या है, इसको सफल करने के लिए एक गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए जो योजना को लागू करे, उनका मॉनिटरिंग करे, उनको अधिकार दो, उनको शक्ति दो। तो ये बोला बलवंत राय मेहता जी ने कि गांव के विकास के लिए पंचायत बनाओ और पंचायतों के द्वारा योजना को लागू करो ताकि विकास हो सके, है ना। बलवंत राय मेहता जी ने सबसे पहले पंचायती राज की नींव रखी, किसमें, आपकी मेहता समिति की रिपोर्ट में,
कि भैया जिन आप नौकरशाहों के भरोसे इस योजना को चलाने की बात कर रहे, उन लोग तो काम ही नहीं किए और जनता उनके साथ जुड़ ही नहीं पाई। तो अब क्या करो, अब पंचायत बनाओ, है ना, पंचायतों का गठन करो, गांव के लोगों को उसमें शामिल करो और फिर योजना को लागू करो। यहां लिखा है ना, पंचायती राज की नींव रखी। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हेतु गठित समितियां। अब ऐसा है कि बलवंत राय मेहता समिति तो 57 में बन गई, उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था आई कब है जी, वो आई है 92-93 में। इतने साल क्या किए, इतने साल भी समितियां बनती गई, आती गई, जाती गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि संविधान संशोधन हो ही नहीं पा रहा था। जब संविधान संशोधन हुआ तब क्या हुआ, अपना पंचायती राज व्यवस्था आया। तो पहली समिति थी बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, है ना। क्यों बनाई गई थी इसको, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की असफलता को जानने के लिए, है ना। बलवंत राय मेहता समिति, ये समितियां, बहुत सारी समितियां भी हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जो पंचायती राज व्यवस्था में अपना योगदान दी है ना। तो पहली है बलवंत राय मेहता समिति 1957। अध्यक्ष कौन थे, बलवंत राय मेहता। नाम याद रख लेना भाई, दामनी पिक्चर में रहते ना बलवंत राय मेहता, हाँ ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अध्यक्ष बलवंत राय मेहता। किस लिए बनाया गया था इस समिति को, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो गांव के विकास के लिए, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, गांव के विकास के लिए जो बनाया गया था वो फेल हो गया, पूरी तरह फेल हो गया। उसके फेल होने के कारण को जानने के लिए, परिणाम, इस समिति ने पाया कि सामुदायिक विकास योजना और विस्तार सेवा योजना की विफलता का प्रमुख कारण लोगों की भागीदारी में कमी थी। गांव के लोगों ने उसमें भाग लिया ही नहीं। और दूसरा क्या था, नौकरशाही और लाल फीताशाही, है ना। परिणाम ये बताया भैया ये योजना क्यों फेल हो गया। योजना के फेल होने का कारण ये था कि भैया लोगों ने उसमें भाग नहीं लिया और उसका अच्छे से इंप्लीमेंटेशन भी नहीं हुआ। अब ये क्या बोलते हैं, अनुशंसाएं, ये क्या क्या बात किए हैं, ये क्या क्या सजेशन दिए हैं, उनको देखते हैं कि भैया ये क्या क्या सजेशन दिए हैं, है ना। अपनी रिपोर्ट में कौन कौन सी बात कही है इन्होंने, उस चीजों को अपन देखते हैं। ठीक है, चलिए पहली अनुशंसा है, इस समिति की अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना सामने आई। पंचायती राज की स्थापना के संबंध में की गई सिफारिशें निम्न थी। सबसे पहले 1,00,000% पूछेगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले त्रिस्तरीय, वर्तमान में हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है जी। वर्तमान में हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं, ग्राम पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर क्या जनपद पंचायत और जिला में जिला पंचायत, है ना। तो सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत करने वाले बलवंत राय मेहता जी, है ना। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। ग्राम स्तर पर क्या होगा, ग्राम पंचायत, छोटे गांव जहां जनसंख्या कम है वहां ग्राम पंचायत, उससे बड़े कुछ ग्रामों को मिलाकर क्या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और अपने यहां क्या चलता है, जनपद पंचायत। अपने यहां क्या चलता है, जनपद पंचायत। इसी को तालुका पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत, है ना। सूर्यवंशम पिक्चर देखे हो ना, जब कौन आपके अमिताभ बच्चन अपनी कलेक्टर बहू से पानी मांगने जाते तो बोलते नहीं है तालुका है, तालुका। तालुका मतलब वहां पे किसकी बात हो रही थी, जनपद पंचायत की। इसका अलग अलग जगह अलग अलग नाम होता है। अपने यहाँ जनपद पंचायत बोलते हैं, ब्लॉक स्तर पर अपने यहाँ क्या है, जनपद पंचायत है। और एक मुख्य होगा कहां, पूरे जिले में जिला पंचायत। हर एक जिले में क्या होगा, जिला पंचायत, है ना। तो 3 स्तरीय जी, गांव में क्या रहेगा, ग्राम पंचायत, और गांव के बड़े समूह में क्या रहेगा, क्या ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत, और जिला स्तर पर क्या रहेगा, पूरे जिले में एक जिला परिषद, है ना। जिला पंचायत बोलते हैं उसको। हमेशा आपको जिला पंचायत कलेक्टर के आसपास मिल जाएगा। रायपुर में भी, दुर्ग में भी देखोगे तो जिला पंचायत भवन दिखता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो ये हो गया 3 स्तर कैसे, गांव में रहेगा ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर रहेगा क्या, जनपद पंचायत, और जिला स्तर पर क्या रहेगा, जिला पंचायत, है ना। तो यहां पे
ग्राम पंचायत और जिला पंचायत का नाम तो हमेशा सेम रहता है, हर जगह अलग अलग नाम रहेगा। हर राज्य में किसका अलग अलग नाम होगा? पंचायत समिति का अलग अलग नाम होता है जी, है ना। हर राज्य में पंचायत समिति का अलग अलग नाम होता है, ठीक है। अब जैसे पश्चिम बंगाल में जनपद पंचायत को आंचलिक परिषद बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत बोलते हैं, गुजरात में तालुका बोलते हैं, कर्नाटक में भी तालुका बोलते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। अपने यहाँ बीच वाले को बोलते हैं जनपद पंचायत, गांव में गांव पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। दूसरा अनुशंसा बोल रहे हैं ये, विकास संबंधी सभी कार्यक्रम एवं योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायती राज स्तर से किया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात कही कि भैया गांव के लिए पंचायत बनाओ, गांव के लिए क्या करो? पंचायत बनाओ, और जितने भी विकास के कार्यक्रम है उसको किसके द्वारा लागू कराओ? ग्राम पंचायत के द्वारा। किसके द्वारा लागू करवाओ? ग्राम पंचायत के द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं को वास्तविक रूप से सत्ता का हस्तांतरण किया जाना चाहिए। अब उस समय क्या होता था? अब उस समय क्या होता था? उस समय होता था कि सरकार जो है, राज्य सरकार वही काम कर रही है ना, विकास का काम वही कर रही है। भाई भैया गांव का माहौल तो अलग होता है ना, गांव का एटमॉस्फेयर तो अलग होता है, ठीक है। तो गांव के विकास के लिए गांव के लोगों को जोड़ो, और गांव के लोगों को कैसे जोड़ोगे? पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा जोड़ोगे, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा आप जोड़ोगे, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा जोड़ोगे तो पंचायत को जब आप बोलोगे कि भैया ये योजना लागू करना है, तो उसको योजना को लागू करने के लिए आपको पावर भी देना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा, सत्ता का हस्तांतरण भी करना पड़ेगा, ठीक है। इस व्यवस्था से को इस रूप में लागू किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में उत्तरदायित्व एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जा सके, है ना। इसमें यह कहा गया है कि सत्ता विकास की सत्ता किसको दे दी जाए? गांव को दे दी जाए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें यह कहा गया है कि पंचायतों को क्या करना चाहिए? भैया पंचायतों को पावर दो, है ना, शासन का सत्ता उनको हस्तांतरित करो ताकि वो गांव का विकास कर सके, है ना। और भविष्य में उनको और उत्तरदायित्व दो और विकेंद्रीकरण करो। विकेंद्रीकरण मतलब पावर को बांटना, और केंद्रीकरण मतलब पावर को एक जगह रख देना, ठीक है। इन संस्थाओं को अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए उचित वित्तीय साधन भी उपलब्ध कराना चाहिए। अब भैया तुम उसको पावर दे दियो कि आप योजना को चलाओ, ये करो वो करो, तो योजना के योजना को चलाने के लिए, कार्यान्वयन के लिए भी उनको क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। कार्यान्वयन के लिए उनको क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा, वित्तीय साधन देना पड़ेगा, ठीक है। और इसी अनुशंसा के तहत, बलवंत राय मेहता जी की अनुशंसा के तहत ही, कब? सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां? राजस्थान के नागौर जिले में। बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, है ना। बलवंत राय मेहता जी बोले भैया त्रिस्तर का पंचायत बनाओ, उनको पावर दो, उनको पैसा दो, उनको सत्ता का हस्तांतरण करो ताकि वो क्या कर सके? वो नियम कानून को लागू कर सके। तो उनकी बातों को जब वो अपनी रिपोर्ट सौंपे, उनकी बातों से, उनकी अनुशंसा से सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा
पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। यही बलवंत राय मेहता समिति है जिसने त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की और इन्हीं के अनुशंसा पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था भारत में पदार्पण हुआ आजादी के बाद। कब? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। यह पूछा जाता है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू हुई? कहां लागू हुई? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई। प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, उसके बाद 11 अक्टूबर को उसी साल, कब? 11 अक्टूबर को दूसरी पंचायत कहां बनी? आंध्र प्रदेश जिले में बनी। दूसरी पंचायत कहां बनी? आंध्र प्रदेश जिले में भी बनी। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब नागौर जिला 2 अक्टूबर 1959 तो सबको याद है, पर 11 अक्टूबर 1959 को दूसरा कहां बना? आंध्र प्रदेश में। छत्तीसगढ़ पंचायती राज कैसे है? त्रिस्तरीय है ना। पूरे भारत में अधिकांश आपको त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था मिलेगी, है ना। ग्राम स्तर पर, गांव पर, एक या एक से अधिक गांव पर ग्राम स्तर पर क्या बनेगा? ग्राम पंचायत। उसके बाद विकास खंड, ब्लॉक, तहसील जैसा होता है ना, वैसी विकास खंड ब्लॉक स्तर पर क्या बनेगा? जनपद पंचायत। उसके बाद जिला स्तर पर क्या बनेगा? जिला पंचायत बनेगा। ऐसा ही त्रिस्तरीय हमारे यहां है। कहां? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, चलिए पहली समिति देख लिया अपन, किसकी? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, और बलवंत राय मेहता समिति ने क्या क्या अनुशंसाएं दी ये भी देख लिए अपन ने। ठीक है, अब देखते हैं क्या? अशोक मेहता समिति 1977। वो कब था जी? 1957, 20 साल बाद। बीच में और भी समितियां आई हैं जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, है ना। बहुत सी समितियां बनी हैं जो अपने लिए ज्यादा वेटेज रखता है, ज्यादा अपने लिए जरूरी है, उसको अपन देखते हैं। ठीक है, अशोक मेहता समिति कौन थे? अध्यक्ष अशोक मेहता। उद्देश्य, है ना, आपको पता है इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर गई थी और पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार आई थी 1977 में, जनता पार्टी की सरकार, है ना। और उस समय प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई जी, और यह सरकार भी 1980 में गिर गई, है ना। तो पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी आई और अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने हेतु, संशोधन करने हेतु क्या किया गया? अशोक मेहता की समिति में अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। ठीक है, पहला बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय, कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस सरकार गिरी। उसके बाद आया अशोक मेहता समिति, है ना, 77 में। ठीक है, और इसने क्या किया? रीडिफाइन किया पंचायती राज व्यवस्था को। ठीक, इसकी सबसे बड़ी अनुशंसा यही थी, क्या? 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बलवंत राय मेहता कितने स्तर बोले हैं? 3 स्तर, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। अशोक मेहता कितने बोल रहे हैं? 2 स्तर की बात कर रहे हैं। क्या? ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। जनपद पंचायत को हटा दिए हैं वो 20 से। ठीक है, चलिए द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की जाए, जिसमें जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद, इसके नीचे 15 से 20 हजार तक की जनसंख्या वाले ग्राम समूह के लिए मंडल पंचायत की स्थापना की जाए। 2 स्तर, केवल 2 स्तर की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, ठीक, जिला परिषद को मजबूती प्रदान की जाए तथा जिला स्तर पर योजना हेतु जिला परिषद को उत्तरदायी बनाया जाए। जो जिला पंचायत होगा उसी को सबसे पावरफुल बनाने की बात किए थे कौन? अशोक मेहता दी। 2 स्तर के पंचायती राज, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत, और जहां जरूरी नहीं है वहां बीच का जो मंडल पंचायत है उसको हटा दो बोले ये। ठीक है, तो जिला परिषद को मजबूती प्रदान की जाए और जिला स्तर पर योजना हेतु जिला परिषद को उत्तरदायी बनाया जाए। इन संस्थाओं के निर्वाचन की व्यवस्था राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से की जाए।
इन्होंने चुनाव की भी बात कही कि इन संस्थाओं का चुनाव किससे कराया जाए, राज्य निर्वाचन अधिकारी से, राज्य सरकार। हमारे यहां पंचायतों का चुनाव राज्य सरकार कराती है, विधायकों और सांसदों का चुनाव केंद्र सरकार कराती है, ये याद रखिए, ठीक है। तो ग्राम पंचायतों और नगरीय निकाय का चुनाव हमेशा राज्य सरकार कराती है, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। तो यही बात बोल रहा है कि क्या हो, राज्य सरकार चुनाव करवाए। और उसके बाद अगला देखते हैं, न्याय पंचायत। ये एक नया चीज इन्होंने बोला था, न्याय पंचायत बनाइए, है ना। ये पूछा जा सकता है, न्याय पंचायत की वकालत किसने की थी। न्याय पंचायत एक अलग संस्था गठित की जाए जिसकी अध्यक्षता एक न्यायाधीश करे, एक जज को इसका अध्यक्ष बनाए। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायत की बात अशोक मेहता ने की थी। इन संस्थाओं को राज्य की निधि पर निर्भरता में कमी की जाए तथा इन्हें करारोपण के अधिकार प्रदान किए जाएं एवं विकास कार्य जिला परिषद को हस्तांतरित किया जाए। यह बोल रहा है विकास कार्य पूरा कौन करेगा, जिला परिषद करेगा। और एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही थी कि पंचायती राज व्यवस्था को क्या बनाया जाए, आत्मनिर्भर। ये सरकार के पैसे से काम मत करे बोल रहे हैं। पंचायत जो ये 2 स्तर की पंचायत बनाए हैं ना, इन पंचायतों को बोल रहे हैं कि ये सरकार के पैसे से काम मत करे, बल्कि इन पंचायतों को अधिकार दो कि ये अपने क्षेत्र में टैक्स वसूले और उस टैक्स से अपना क्या करे, संस्था को चलाएं, ठीक है। तो करारोपण, टैक्स लगाने का पावर देने की बात कही। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में राजनीतिक दलों की खुली सहभागिता हो, अर्थात राजनीतिक दलों को खुले तौर पर अपने चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग लेने की स्वीकृति दी जाए। ठीक, चलिए, इन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में, है ना, राजनीतिक दलों को क्या किया जाए, चुनाव लड़ने दिया जाए। अभी मैं बता दूं, हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ते हैं। क्षेत्रीय मतलब बिना राजनीतिक दलों के चुनाव लड़ता है, वो कमल और पंजा के चुनाव चिन्ह में चुनाव नहीं लड़ते, जो उनको चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है उससे लड़ते हैं। तो राजनीतिक दलों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अभी हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में नहीं है, ठीक है। राजनीतिक ये बोल रहे हैं कि चुनाव चिन्ह में आने दो, राजनीतिक दलों को खुले तौर पे आने दो और उनको चुनाव लड़ने दो, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की, ठीक है। इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, पहला ग्राम पंचायत और दूसरा क्या, जिला परिषद। तो गांव स्तर पर गांव पंचायत रहेगा, है ना, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत रहेगा और जिला स्तर पर जिला पंचायत रहेगा। मंडल पंचायत कहां बनेगा, मंडल पंचायत बनेगा जहां 15 से 20 हजार की जनसंख्या होगी, वहां मंडल पंचायत बनाने की बात की। तो भैया मंडल पंचायत कैसे बनेगा, ग्राम पंचायत को ही डेवलप करके क्या बना दिया जाएगा, मंडल पंचायत। जिला पंचायत रहेगा, जहां जनसंख्या कम है वहां ग्राम पंचायत रहेगा। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो ग्राम पंचायत को डेवलप करके मंडल पंचायत बना दिया जाएगा। तो भैया जब ग्राम पंचायती ही हट जाएगा तो पंचायती राज व्यवस्था काहे की, इसीलिए इसका विरोध हुआ, ठीक है। ग्राम पंचायत, जिला परिषद 2 चीज बनाएंगे। जिस राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या हो, ऐसे राज्य में मध्य स्तर नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत एवं जिला पंचायत का प्रावधान किया गया। जैसे गोवा, मणिपुर एवं सिक्किम में मध्य स्तर के पंचायत का गठन नहीं किया गया है, ठीक है। जिस राज्य में 20 लाख की जनसंख्या से कम होगी वहां केवल ग्राम पंचायत और जिला पंचायत रहेगा, बीच का पंचायत नहीं रहेगा। हमारे यहाँ 3 पंचायत होती है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके ऊपर जनपद पंचायत, उसके ऊपर जिला पंचायत। तो ये बोल रहे हैं जहां 20 लाख से कम जनसंख्या हो वहां बीच वाला पंचायत मत बनाओ, ग्राम पंचायत बनाओ और जिला पंचायत बनाओ, जनपद पंचायत को मत बनाओ। तो इसी कारण गोवा, मणिपुर और सिक्किम में बीच वाला पंचायत नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, जनता पार्टी की सरकार 1980 में गिर गई, है ना।
और ये योजना को, इस सिफारिश को लागू नहीं किया जा सका। अशोक मेहता बीजेपी वाली पार्टी से आए थे, 77 में सरकार बनी, 78 में, और 1980 में सरकार गिर गई, फिर इंदिरा गांधी की सरकार आ गई और इस सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ठीक है, 3 राज्य क्रम, फिर भी इस समिति की सिफारिश पर 3 राज्य क्रमशः कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। तो हाँ, तो अभी अपन ये 2 समिति पढ़े हैं दोस्तों। पहली कौन सी है? बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय पंचायती राज, 1957। 20 साल बाद समिति आई 1977 में, जनता पार्टी की सरकार में अशोक मेहता समिति, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। वर्तमान में हमारे यहां लागू है 3 स्तरीय वाला। 2 स्तरीय की ये बात किए थे, इनकी सरकार गिर गई और ये खत्म हो गया। तो आज अपने यहां 2 मुख्य समिति है, इससे क्वेश्चन 1,00,000% श्योर है। कौन 2 स्तरीय बोला है, कौन 3 स्तरीय बोला है? 3 स्तरीय बलवंत राय मेहता, 2 स्तरीय अशोक मेहता। ठीक है, तो आगे की क्लास करते हैं कल। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।